हेलो क्लास 7 स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो जैसे कि हमें पता है आपके एग्ज़ाम्स बिल्कुल सिर पर हैं, चल रहे हैं और आपको पेपर सोल्व करने की सख्त आवश्यकता है इस टाइम रिवीजन के नाम पर। तो क्लास 7 का एक और सोशल साइंस का पेपर सोल्व करने जा रहे हैं, जो कि पीएमसी केंद्रीय विद्यालय में पीरियडिक टेस्ट 1 में 2025-26 बैच में, जो कि अभी चल रहे हैं एग्ज़ाम्स, इनमें आ चुका है। ठीक है, जिन स्कूल में पेपर हो चुका है उनका पेपर ला के मैंने आपके सामने रखा है। अब हम इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने से पहले मैं आपको कुछ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। आप में से जो भी इंटरेस्टेड होंगे उसको आप आगे अवेल कर लोगे। देखिए, हम अपने क्वेश्चन पेपर को ऐसे सोल्व करने जा रहे हैं जैसे हम आने वाले टाइम में क्लास 7 का एसएसटी का पूरा सिलेबस कवर करेंगे। देखिए, हमारे सामने पूरी एक पीडीएफ होगी जो कि बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ पूरी एनसीईआरटी को तोड़ मरोड़ कर रख देगी, जिसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। हो सकता है आपका इंटरेस्ट एसएसटी में ज़्यादा हो, तो वो कैसे पता चलेगा? एक अच्छे सिलेबस को कंप्लीट करोगे आप एक अच्छे मेंटोर के साथ, तब जाके आपको पता चलेगा कि आपका एसएसटी में सिलेबस, आपका एसएसटी में इंटरेस्ट है या नहीं है। तो आपको एज अ ट्यूशन क्लास 7 को हम कवर करेंगे आपके ये एग्ज़ाम्स होने के बाद। आप मुझे कमेंट्स में बता देना कि आपके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं आपके स्कूल्स में, और हम एक डेट फिक्स कर लेंगे। हमारी डेट होगी, आज 1 अगस्त हो गई है, हम ऑलमोस्ट 7 या 8 अगस्त से हम स्टार्ट कर देंगे अपना क्लास 7 का एसएसटी का बैच एज अ डेली ट्यूशन। तो आपको अगर एज अ डेली ट्यूशन पढ़ना है तो आप मेंबरशिप वाला ऑप्शन पर क्लिक करके, एक मिनिमल अमाउंट सा है जिसको आप पे कर सकते हैं, क्योंकि उससे आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें एक सपोर्ट मिलेगा जिससे कि हम आपकी क्लासेस चला पाएंगे। तो हम डायरेक्टली लाइव चलाएंगे सभी के लिए फ्री, लेकिन लाइव के बाद वो जो वीडियो होगी वो चली जाएगी आपकी मेंबर्स ओनली वाले सेक्शन में। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर लेना चैनल को और सब्सक्राइब करके रख लेना। अब पीडीएफ कैसी होगी, कैसे एक्सप्लेनेशन होगी, इस क्वेश्चन पेपर को हम बिल्कुल उसी तरह से सोल्व करेंगे। देखो, हमारे पास क्वेश्चन पेपर है। अब इस क्वेश्चन पेपर में आपको दिख रहा है कि ये क्वेश्चन पेपर हो चुका है। अब इसके आंसर्स हम कैसे पढ़ाते हैं? सबसे पहली बात है कि क्वेश्चंस के 4 ऑप्शंस है। ज़रूरी नहीं है कि एक ऑप्शन ही पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके दूसरे ऑप्शंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार ऐसा होता है सिर्फ पर्टिकुलर एक ऑप्शन का आंसर बता के, जैसे इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मूनलैंड। अब मैं डी ऑप्शन लद्दाख बता के आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन मुझे एक्सप्लेन करना है, तो मैं कैसे करूँगा कि आपकी एनसीईआरटी बुक में किस पेज नंबर पर, किस पेज पर, आपके किस पैरा में इसके बारे में लिखा हुआ है, कौन सी पिक्चर्स अवेलेबल है, इस सब को हम डिस्कस करेंगे। कैसे? जैसे हमारे पास ये पीडीएफ है, हमने ये कंटेंट रेडी किया है। अब आपको पता है क्वेश्चन पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मूनलैंड। अब मूनलैंड की बात की जा रही है, तो मूनलैंड लद्दाख को बोलते हैं। अब ये कहाँ पर आपकी एनसीईआरटी में कहाँ पर मिलेगा? देखो, मूनलैंड की बात की गई है चैप्टर 1 में पेज 8 पर। ठीक है, ये इसलिए क्योंकि आप रिवाइज भी कर सकते हो अपनी एनसीईआरटी के थ्रू। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि मूनलैंड क्या है, तो मैं आपको एनसीईआरटी से रिलेट करके समझाऊंगा, सब चीज़ें समझ में आएंगी, पिक्चर्स के साथ आएंगी, और इस तरह से हमारी तैयारी बहुत टॉप नॉच हो जाएगी। तो आने वाले पेपर्स में इस तरह से आप एसएसटी पढ़ोगे तो आपको बहुत फ़ायदा देगा, और आपके जो हाफ ईयरली और फाइनल एग्जाम्स होंगे उसमें आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप ज्वाइन कर लेना, जो भी उसमें मिनिमल फीस होगी आप वो डाल देना, क्योंकि एज अ ट्यूशन ही हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एज अ यूट्यूब वीडियोस नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा ऐसा है जो पे नहीं कर पा रहा वो मिनिमल अमाउंट भी, तो वो लाइव देख सकता है। लाइव से होगा क्या कि आपको फ्रीली देखने को मिलेगा, लेकिन वो वीडियो नहीं मिलेगी, वीडियो मिलेगी मेंबर्स ज्वाइन करने के बाद। आइए क्लास 7 का बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन पेपर सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू कॉन्सेप्ट वाइज यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त। सेक्शन ए पर आते हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मूनलैंड। अब देखो, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। पेपर सोल्व करने का हमारा जो मेन मोटिव है वो आपको पता होगा। मोटिव क्या है? पहला, कि हमारा रिविजन अच्छा हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने से आपका बेस्ट रिवीजन होता है, क्योंकि आपका जितना भी सिलेबस आ रहा होता है क्वेश्चन पेपर एग्जाम में, वो आपके सारे क्वेश्चंस क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो और पैरेलल स्कूल्स में हो रहे एग्जाम्स में आते हैं वो मिल जाते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं जो आपने नहीं पढ़े कई बार और पढ़ रखे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अप्रोच। तो अगर हमें पेपर को सोल्व करने की अप्रोच आ जाएगी तो इससे हमें क्या होगा, इससे हमें कॉन्सेप्ट्स समझ में आने लगेंगे, रिवीजन अच्छा होगा, और अप्रोच के बाद आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, जिससे आप जब एग्ज़ाम दोगे तो उसमें आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, तो इसी के साथ बिना टाइम वेस्ट किए आइए अपने सेक्शन ए पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मूनलैंड। अब मूनलैंड की बात की गई है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, लद्दाख। अब इसकी एक्सप्लेनेशन पर चलते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए, मूनलैंड की एक्सप्लेनेशन आपकी एनसीईआरटी में चैप्टर 1 में पेज नंबर 8 पर दी गई है। ठीक है, चैप्टर 1 पेज नंबर 8। इस तरह से कोल्ड डेजर्ट देख लेते हैं क्या होता है। मूनलैंड किसको बोलते हैं, तो यहाँ पर मूनलैंड का जिक्र हुआ है। द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया, कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया क्या है? द वर्ड डेजर्ट immediately evokes an image of a hot place, however there are also cold deserts। देखो जो भी डेजर्ट वर्ड है वो बेसिकली तब यूज़ होता है जब कोई भी इमेज हॉट प्लेसेस की ली गई होती है। पहले मैं आपको इसकी इंग्लिश बता देता हूँ, जो लिखा है हम इसको रीड करते हैं, फिर मैं इसकी आपको मीनिंग बताऊंगा। द वर्ड डेजर्ट immediately evokes an image of hot place, however there are also cold desert and we have one in India। Ladakh is a cold desert where winter temperatures drop below -30 degrees Celsius. There is very little rainfall and the landscape is rugged, with rocky terrain, deep valleys and lakes such as Pangong Tso. The terrain here resembles that of the moon, hence it is called moonland. Geologists explain the formation of this terrain, as we saw earlier, by the fact that the mountains were folded when the Indian landmass collided with Eurasia. This folded portion was part of an ocean, and so the rocks in this area looks like जैसे कि मून पर होती है। तो अब इसको समझ लेते हैं। जब भी हम किसी डेजर्ट के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या पिक्चर आती है? हमारे दिमाग में आती है गर्म जहाँ की पिक्चर। लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि कुछ ठंडे डेजर्ट्स भी होते हैं, कोल्ड डेजर्ट्स भी होते हैं। ठीक है, इसकी बात की गई है एनसीईआरटी में। अब हमारे इंडिया में कितने कोल्ड डेजर्ट्स हैं? तो एक कोल्ड डेजर्ट है सिर्फ लद्दाख, जहाँ पर विंटर में टेम्परेचर -30 डिग्री तक चला जाता है। तो यहाँ पर बहुत कम रेनफॉल होती है, लैंडस्केप बिल्कुल अजीब सा है, रॉकी एरिया है बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर जो लेक्स हैं उनमें से एक लेक है पेंगोंग सो लेक, जो कि बहुत फेमस लेक है। अब टेरेन जो यहाँ पर मतलब एक तरह से देखने को मिलता है, आपको जो एरिया देखने को मिलता है वो लगता है जैसे आप चांद पर चले गए हो, मूनलैंड लगता है वो। ठीक है, चांद की ज़मीन लगती है। अब क्यों? जियोलॉजिस्ट जो ज़मीन को परखते हैं, जांच करते हैं, पढ़ाई करते हैं, जो उसके साइंटिस्ट होते हैं उनको जियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो वो एक्सप्लेन करते हैं इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई, इस लैंड की फॉर्मेशन कैसे हुई। तो बहुत करोड़ों साल पहले जब माउंटेन्स बने, इंडिया के जो हिमालय माउंटेन्स बने, वो कैसे बने थे? जब इंडिया का जो लैंड मास था वो समुद्र पर तैरकर यूरेशिया से टकराया, तो जो ये पार्ट था ये समुद्र के अंदर आता था, तो ये उभर कर बाहर आ गया, तो जिसकी वजह से अंदर का हिस्सा ये कुछ ऐसा दिखने लगा। ठीक है, इसी की बात की गई है, इसीलिए ये मूनलैंड जैसा दिखता है कुछ। ठीक है, मूनलैंड ये आपकी एनसीईआरटी में जिक्र किया गया है। तो आपको कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एज नोन एज मूनलैंड, और यही एक वन ऑफ द क्या है, यही एक लोता कोल्ड डेजर्ट इन इंडिया है। ठीक है, तो हमारा एक क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द कॉन्सेप्ट ऑफ जाति एमर्ज्ड फ्रॉम विच टेक्स्ट। तो जाति कॉन्सेप्ट जो है वो किस टेक्स्ट से इमर्ज्ड होता है? ठीक है, अब आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, द कॉन्सेप्ट ऑफ जाति एमर्ज्ड फ्रॉम विच टेक्स्ट, ये क्वेश्चन था आपका। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, वैदिक टेक्स्ट। अब ये आपका चैप्टर 4 में जिक्र किया गया है, पेज नंबर 76 पर, जिसमें कहा गया है कि अलोंग विद जाति देयर इज अनदर कैटेगरी दैट ऑफ वर्ण सिस्टम, अ कॉन्सेप्ट दैट emerged फ्रॉम वैदिक टेक्स्ट। तो वैदिक टेक्स्ट से ये चीज़ें सामने आई हैं, जैसे वर्णा और जाति सिस्टम, जो जाति वर्ड है। ठीक है, जाति कॉन्सेप्ट है। देयर वर 4 वर्णाज। अब जो वर्ण सिस्टम है, वर्ण कैसे हैं? तो 4 वर्ण होते हैं। एक ब्राह्मण वर एंगेज्ड इन प्रिजर्विंग एंड स्प्रेडिंग नॉलेज एंड इन द परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअल्स। तो ये रिचुअल्स को फॉलो करना और नॉलेज को स्प्रेड करने के लिए ब्राह्मण जिम्मेदार होते हैं। तो वर्णास को 4 वर्णा में बांट दिया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रास। तो ये 4 वर्ण आपको बांट दिए गए थे। वैदिक टेक्स्ट में ये लिखा हुआ है। क्षत्रिय का, अब ब्राह्मण्स का काम हमने देख लिया कि नॉलेज को स्प्रेड करना और रिचुअल्स को परफॉर्म करना। क्षत्रिय का काम क्या था? एक्सपेक्टेड टू डिफेंड द सोसाइटी एंड द लैंड। तो जो लैंड, लोगों के लैंड थे और जो सोसाइटी थी उसको डिफेंड करने के लिए क्षत्रियों को आगे बढ़ना होता था। एंड टू एंगेज इन वॉरफेयर इन नेसेसरी, अगर ज़रूरत आन पड़ी तो युद्ध में क्षत्रिय आगे बढ़ते थे। ठीक है, वैश्यस का काम था वर सपोज टू इंक्रीज द सोसाइटीज़ वेल्थ थ्रू ऑक्यूपेशन ऑफ ट्रेड, बिजनेस और एग्रीकल्चर। तो जो एग्रीकल्चर था, लोगों की वेल्थ थी, सोसाइटी की वेल्थ बढ़ाने का काम करते थे, वो वैश्यास करते थे। बिजनेस करने का काम, पैसा बढ़ाने का काम वैश्यास करते थे। फाइनली शूद्रास वर द आर्टिसंस
क्राफ्ट्स पीपल, वर्कर्स और सर्वेंट्स, जो लोग मतलब कारीगरी का काम करते थे, नौकर चाकर का काम करते थे, किसी के काम करते थे, कोई भी ऐसे क्राफ्ट्स पीपल होते थे, वो सब किस में आते थे? शूद्राज में आते थे। जो भी लोगों के एक दूसरे के काम होते थे वो दूसरे लोगों के काम किया करते थे, वो किस में आते थे? शूद्राज में। तो ये 4 वर्ण सिस्टम है जिसमें 4 वर्ण थे, ठीक है। इसी तरह से जाति का भी जिक्र हुआ था। तो एनसीईआरटी के चैप्टर 4 76 पेज पर ये आपका जिक्र हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं और यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, वैदिक टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है व्हाट इज द टेक्निक ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एंड शेपिंग आयरन कोल्ड। तो आपको पता है कि जब हम आयरन को निकालते हैं तो उसको जब एक्सट्रैक्ट करते हैं और शेप देते हैं, उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए मेटलर्जी, बी एक्सकवेशन, सी इंस्क्रिप्शन और डी नन ऑफ दीज। तो आइए देख लेते हैं, उसको बोलते हैं मेटलर्जी। तो आपका थर्ड क्वेश्चन ये रहा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, मेटलर्जी। अब इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो मेटलर्जी बेसिकली ज़मीन से आयरन निकलता है। अब आयरन प्योर फॉर्म में तो निकलता नहीं है, तो जो उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं प्योर फॉर्म में लाते हैं और फिर उसको शेप देते हैं। तो मेटलर्जी इज़ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स एंड मॉडिफाइंग द मेटल्स फॉर यूज़। तो वो फाइनल जो टच आता है उसका, जिसमें उसको आयरन को यूज़ कर सकते हैं हम एज अ रॉ मटेरियल। तो वो आपको प्योर फॉर्म में तो मिला नहीं ज़मीन से, आयरन को आपने निकाला उसके ओर से, मतलब मिक्सचर। ज़मीन से कोई भी चीज़ किसी न किसी मिक्सचर में मिलती है, जब उसको बिल्कुल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं उस मिक्सचर में से, प्योर फॉर्म निकाल लेते हैं, तो उसको ही मेटलर्जी बोला गया है। द प्रोसेस मेटलर्जी इज़ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स, और मॉडिफाई करना भी इसी में आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। अब यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो गया, मेटलर्जी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, द डैश आर कॉल्ड द वाटर टावर ऑफ एशिया। तो वाटर टावर ऑफ एशिया क्या है? द हिमालयाज। तो वाटर टावर ऑफ एशिया की बात की गई है, जो द हिमालयाज ऑप्शन होगा आपका। अब देख लेते हैं चैप्टर 1 पेज नंबर 4, जिक्र किया गया है कि इन द समर द स्नो ऑन द माउंटेन्स मेल्ट एंड फीड्स मेजर रिवर्स। तो जो स्नो होती है माउंटेन्स पर वो समर में पिघल जाती है, जो कि नदियों को, बड़ी बड़ी नदियों को पानी प्रोवाइड कराती है, सच एज द गंगा, इंदस एंड ब्रह्मपुत्र। तो सबसे बड़ी नदियों में से गंगा, इंदस और ब्रह्मपुत्र है, जिसको जो माउंटेन्स पर स्नो होती है वो पानी प्रोवाइड कराती है समर में पिघल कर। दीज रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज प्रोवाइड वाटर फॉर ड्रिंकिंग। तो जो ये रिवर होती है, अब इनकी ना छोटी छोटी नदियाँ होती है जिनको ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। अब ये बड़ी नदी जा रही है ऐसे, इसमें से छोटी छोटी नदियाँ निकलेंगी, ठीक है, ये इसकी ट्रिब्यूटरी हो गई। अब ये पूरे एरिया में पानी पीने के लिए पानी प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। बड़ी नदियों में से छोटी नदियाँ निकलती हैं जिनको ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। प्रोवाइड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, फार्मिंग। तो इन्हीं ट्रिब्यूटरीज से हम पानी ले लेते हैं एज फॉर ड्रिंकिंग, फॉर फार्मिंग और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, ठीक है। कनेक्टिंग विद द लाइव्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मिलियन ऑफ पीपल। तो इतने लोग जो रह रहे हैं देश में, दुनिया में, वो किस पर जीवित है? वो इन्हीं ट्रिब्यूटरीज, इन्हीं पानी के सोर्स पर जीवित है। हैंस द हिमालयाज आर समटाइम्स कॉल्ड द वाटर टावर ऑफ एशिया। तो अब पानी ऊपर से आ रहा है और हिमालयाज बहुत ऊंचे हैं, तो पानी कहाँ से आ रहा है? टावर्स पे से आ रहा है। तो वाटर टावर ऑफ एशिया बोला जाता है हिमालयाज को, क्योंकि हिमालयाज काफ़ी ऊंचाई पर है और बहुत पानी प्रोवाइड कराते हैं ये पूरे एशिया को। The Himalayas are also important to many cultures and belief system. The mountains themselves are considered sacred and temples and monasteries have been built within them. तो ये माउंटेन्स जो है हिमालयाज, इनको बहुत ही पवित्र माना जाता है, सेक्रेड माना जाता है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे मोनेस्ट्रीज़ और टेम्पल्स भी मिलते हैं, हमें देखने को मिलते हैं, काफ़ी सारे बनाए भी गए हैं जो कि अट्रैक्ट करते हैं मोंक्स को, जो साधु होते हैं, जो बिल्कुल त्याग देते हैं दुनिया को। वहाँ पर लोग बसने जाते हैं क्योंकि वहाँ पर स्पिरिचुअली बहुत ही पीस मिलती है और वो टेम्पल्स, वो सब चीज़ें उनको आकर्षित करती हैं। एंड स्पिरिचुअल सीकर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हु केम टू प्रे एंड मेडिटेट। तो दुनिया भर से लोग आते हैं जो स्पिरिचुअली मेडिटेट करने आते हैं और प्रेइंग, अपने प्रेयर्स करने आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एशिया में हिमालयाज़ का जिक्र हुआ है आपकी क्लास में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वाटर टावर ऑफ एशिया पूछा जा सकता है और इस पैसेज में से कुछ और भी पूछा जा सकता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर, द हिमालयाज आर कॉल्ड द वाटर टावर ऑफ एशिया। तो ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है मगधा वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ऑफ डैश। तो मगधा का जिक्र हुआ है। तो मगधा किस चैप्टर में? चैप्टर 4 पे है, पेज नंबर 72 पर इसका जिक्र हुआ है। अब देख लेते हैं कि मगधा वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डैश। तो महाजनपदा। तो मगधा एक जनपद, महाजनपदा था, जो कि एक बहुत ही पावरफुल महाजनपदा था। अब महाजनपदा होता है जो
सिटीज़ होती थी, बड़े बड़े राज्य होते थे, उनको जनपद बोला जाता था। और कई जनपद को मिला के एक महाजनपद बनता था। ठीक है, तो वो एक पूरा महाजनपद होता था। तो ये एक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल महाजनपद था जो कि था मगधा। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मगधा वाज एन इम्पोर्टेंट एंड पावरफुल किंगडम इन एंशंट इंडिया। ठीक है, एंशंट इंडिया की बात की जा रही है। उस टाइम पर जो छोटे छोटे जनपद होते थे, जो छोटे छोटे शहर या आप बोल लो कि सिटीज़ होती थी, उनको मिलाकर एक बड़ा स्टेट राज्य बनता था जिसको हम महाजनपद बोलते थे। ठीक है, हिज पोजिशन was hereditary in the sense that a raja would usually be the son of the previous one. The king would collect taxes or revenue. तो यहाँ से आप देखो, जो किंग का काम होता था महाजनपद में, वो टैक्सेस को कलेक्ट करना, रेवेन्यू को कलेक्ट करना, मेंटेन लो, तो लो को बनाए रखना, ऑर्डर गेट इम्प्रेसिव फोर्टिफिकेशंस बिल्ट अराउंड देयर कैपिटल एंड मेंटेन इन आर्मी टू डिफेंड द टेरिटरी और वेजिस वॉर विद नेबरिंग वंस। तो राजा का जो काम होता है देश को बचाना, वही उसका काम होता था। मेंटेन करके रखना, शांति को बनाए रखना और बाहर से होने वाले आक्रमण से लोगों को बचाना, एज द केस में बी। तो आज के टाइम पे जो बिहार है आपका और उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर कुछ एरिया उत्तर प्रदेश का, लेकिन मेन एरिया जो बिहार और झारखंड छत्तीसगढ़ का है, वहाँ पर मगधा हुआ करता था। ठीक है, कोसाला आपका उत्तर प्रदेश के एरिया में हुआ करता था और अवंती नाम का जो महाजनपद था वो आपका मध्य प्रदेश के एरिया में हुआ करता था। वर अमंग द मोस्ट पावरफुल सच स्टेट्स, ये उस टाइम के सबसे पावरफुल स्टेट्स में से एक थे, इनका जिक्र हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन 6 पूछता है लद्दाख इज़ नोन फॉर डैश एंड डैश फेस्टिवल्स। तो लद्दाख किन दो फेस्टिवल्स के लिए जाना जाता है? तो आइए देखते हैं। लद्दाख इज़ नोन फॉर लोसर एंड हेमिस, लोसर एंड हेमिस फेस्टिवल्स डिस्पाइट द हर्स्ट कंडीशंस। अब वहाँ पर इतनी बुरी कंडीशन के बावजूद भी लद्दाख इज़ होम टू यूनिक वाइल्ड लाइफ। तो काफ़ी सारी यूनिक वाइल्ड लाइफ लाइक स्नो लेपर्ड, आइबेक्स एंड तिब्बतन एंटीलोप्स वहाँ पर रहते हैं। द लद्दाखी पीपल लीड अ सिंपल लाइफ, जो कि लोग वहाँ के हैं वो बिल्कुल सिंपल लाइफ जीते हैं। द रीजन इज़ नोन फॉर इट्स एंशंट मोनेस्ट्रीज़, वहाँ के लोग जाने जाते हैं उनकी एंशंट मोनेस्ट्रीज़ के लिए, जो आपने देखी होंगे मोंक्स के मंदिर होते हैं, एक तरह से मोनेस्ट्रीज़, जहाँ पर लोग रहते हैं, पढ़ते हैं मोंक्स। और कलरफुल फेस्टिवल्स सच एज लोसर, कलरफुल फेस्टिवल्स की बात की गई है, लोसर और हेमिस। ये आपका जिक्र हुआ है क्लास एनसीईआरटी के चैप्टर 1 पेज नंबर 9 पर। ठीक है, ये पैरा आपको मिल जाएगा, उसमें आपका ये जिक्र हुआ है। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, ब्राउन एरिया इन द मैप शोज थार डेजर्ट। तो देखो, जो आपके एनसीईआरटी में मैप गिवन है उसमें जो ब्राउन एरिया दिखाया जाता है वो थार डेजर्ट को शो करता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका ट्रू होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। द हरप्पा सिविलाइजेशन डिसइंटीग्रेटेड इन लेट 22nd मिलेनियम BCE, जो कि आपका आंसर फॉल्स होगा। अब क्यों फॉल्स होगा? क्योंकि ये लेट 2nd मिलेनियम में नहीं हुआ था। हरप्पा सिविलाइजेशन डिसइंटीग्रेट हुई थी आपकी अर्ली 2nd मिलेनियम में, तो अर्ली 2nd मिलेनियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, ब्राउन एरिया इन द मैप शोज थार डेजर्ट। तो देखो, जो आपके एनसीईआरटी में मैप गिवन है उसमें जो ब्राउन एरिया दिखाया जाता है वो थार डेजर्ट को शो करता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका ट्रू होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। द हरप्पा सिविलाइजेशन डिसइंटीग्रेटेड इन लेट 22nd मिलेनियम BCE, जो कि आपका आंसर फॉल्स होगा। अब क्यों फॉल्स होगा? क्योंकि ये लेट 2nd मिलेनियम में नहीं हुआ था। हरप्पा सिविलाइजेशन डिसइंटीग्रेट हुई थी आपकी अर्ली 2nd मिलेनियम में, तो अर्ली 2nd मिलेनियम में। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका जिक्र कहाँ हुआ है आपके एनसीईआरटी में। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है, चैप्टर 4 पेज नंबर 68 की बात है। ठीक है, इसी के साथ इसमें लिखा हुआ है कि देखो, लेट अस रिकॉल दैट द अर्ली 2nd मिलेनियम BCE दैट इज़ ओवर अ फ्यू सेंचुरीज आफ्टर 2000 BCE के कुछ सालों बाद की, कुछ सेंचुरीज बाद की बात है, जिसमें द हरप्पा या द इंदस या सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन जो थी वो डिसइंटीग्रेट हो गई थी, जिसको हम इंडियाज़ फर्स्ट अर्बनाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, सम ऑफ इट्स सिटीज़ वर अबंडेंट, इन अदर्स सम पीपल कंटिन्यूड लिविंग देयर।
तो कुछ जो इसकी सिटीज़ थी वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी और कुछ में लोगों ने जीना अपना जारी रखा, बट रिवर्टिंग टू अ रूरल और विलेज लाइफस्टाइल। लेकिन उन्होंने अपना जो नगरीय जीने की तरीका था वो ग्रामीण कर लिया। दे हैड टू सिंस ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द हड़प्पा अर्बन ऑर्डर हैड डिसअपियर्ड। जितना भी उनके पास कंपोनेंट्स थे वो सब डिसअपियर होने लगे। इलेबरेट स्ट्रक्चर्स बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक, क्राउडेड स्ट्रीट्स एंड बिजी मार्केट्स, डिफरेंट कम्युनिटीज विद स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशंस, मेटल स्मिथ, पोटर, बिल्डर्स, वीवर्स, क्राफ्ट्स पीपल एंड सो ऑन, a writing system, a sanitation system, the presence of an administration and behind it all a large state structure। तो बेसिकली आज के टाइम में जितनी भी चीज़ें आप देखते हो काम करने के कारीगर से लेकर और सरकार तक, वो सब एग्जिस्ट करती थी उस टाइम पर, ठीक है। सो एंड फॉर अ होल मिलेनियम अर्बन लाइफ रिमेन्ड एब्सेंट फ्रॉम इंडिया। तो बची हुई सारी जो कि मिलेनियम आने वाली पीढ़ी थी उसके लिए अर्बन लाइफ एब्सेंट हो गई इंडिया से, ठीक है। दो देयर मैनी हैव बीन अ फ्यू टाउन्स हेयर एंड देयर इन नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया में कुछ आपके टाउन्स देखे जा सकते हैं उस टाइम के। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछता है जिसमें एक आपका अजर्शन है और एक आपका रीज़न है। तो अजर्शन आपका स्टेटमेंट होगा और रीज़न उसका बताना है कि क्या वो रीज़न सही है स्टेटमेंट का। तो स्टेटमेंट देखते हैं क्या सही है गलत है। इन एंशिएंट सोसाइटी द वर्ण सिस्टम वाज टोटली बेस्ड ऑन बर्थ नॉट प्रोफेशनल ड्यूटीज़। तो जो वर्ण सिस्टम था एंशिएंट सोसाइटी में, आपकी प्राचीन सभ्यता में जो वर्ण सिस्टम था वो बाय बर्थ डिसाइड होता था, ना कि प्रोफेशनल ड्यूटीज़। अब वर्ण सिस्टम में लोग अलग अलग काम करते थे, लेकिन वो काम करने वाले लोग काम के बिहाफ पर अलग अलग नहीं होते थे। वो किन के यहाँ पैदा हुए हैं इस बात पर डिपेंड करता था। अगर कुम्हार के घर पैदा हुआ बच्चा कितना भी होशियार हो, कितना भी नॉलेजेबल हो, लेकिन वो कुम्हार ही बनेगा। इस तरह से वर्ण सिस्टम काम करता था। रीज़न, इसका रीज़न देख लेते हैं। तो अजर्शन तो आपका ट्रू हो गया। रीज़न देखते हैं। द वर्ण हैड कैटेगरीज सच एज ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्याज एंड शूद्रज बेस्ड ऑन देयर ऑक्यूपेशन। बिल्कुल सही बात है, दोनों ही ट्रू है। तो ऑप्शन आपका होगा सी, जिसमें ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपके सामने असर्शन है। इन एंशिएंट सोसाइटी द वर्ण सिस्टम वाज टोटली बेस्ड ऑन बर्थ नॉट प्रोफेशनल ड्यूटीज़। तो देखिए आज के टाइम में ये हो सकता है कि वर्ण सिस्टम इस तरह से काम करता अगर होता तो, लेकिन वर्ण सिस्टम कैसे काम करता था, ये टोटली बेस्ड नहीं था बर्थ पर, ये प्रोफेशनल ड्यूटीज़ पर बेस्ड था। जैसे अगर कोई बच्चा कुम्हार के घर पैदा होता है जो मिट्टी का काम करते हैं और वो बहुत होशियार है, वो कुछ और बिजनेस करना चाहता है, तो वो वैश्य कहलाता था। तो वो बाय प्रोफेशनल ड्यूटीज़ होता था, नॉट बाय बेस्ड ऑन बर्थ। ठीक है, तो ये पहला आपका स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाएगा। और इसका रीज़न देख लेते हैं। द वर्ण हैड कैटेगरीज सच एज ब्राह्मण, क्षत्रियाज, वैश्याज एंड शूद्राज बेस्ड ऑन देयर ऑक्यूपेशन। बिल्कुल सही है। तो रीज़न तो सही है कि इस रीज़न की वजह से एजर्शन ए फॉल्स कहलाएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, जिसमें ए इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू होगा। अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एजर्शन की बात की गई है कि वर्ण सिस्टम इन एंशिएंट सोसाइटी वाज टोटली बेस्ड ऑन बर्थ and not professional duties is incorrect. As described in the passage, that concept of Varn originated from Vedic text and was primarily based on the roles and occupations individuals performed in society. जो भी individual सोसाइटी में ऑक्यूपेशन परफॉर्म करता है उसी के हिसाब से उसको वर्ण सिस्टम में रखा जाता है। फॉर इंस्टेंस ब्राह्मण्स वर एसोसिएटेड विद नॉलेज एंड रिचुअल्स। तो नॉलेज और रिचुअल्स के लिए ब्राह्मण्स को जिम्मेदार बैठाया जाता था। क्षत्रियास वो होते थे जो वॉरफेयर में काम करते थे, मतलब कि युद्ध लड़ते थे, प्रोटेक्ट करते थे लोगों को। वैश्यास वे थे जो ट्रेड और एग्रीकल्चर किया करते थे। शूद्रास वो हुआ करते थे जो क्राफ्ट्स सर्विस रिलेटेड वर्क करते थे, जैसे कि कोई भी सर्विस प्रोवाइड करना। दीज रोल्स वर लिंक्ड टू वंस प्रोफेशनल ड्यूटीज rather than strictly to the birth. Therefore, while the reason correctly explains that the Vern categories were based on occupation, तो occupation पर based थी, जो कि strictly birth पर based नहीं थी. The assertion falsely claims that the system is entirely birth based, hence the assertion is false, but the reason is true. तो ये आपकी explanation हो गई। अब ये कहाँ लिखा हुआ है? बेसिकली चैप्टर 4 के पेज नंबर 76 पर आपको ये पैरा मिलेगा जिसमें इस चीज़ का जिक्र हुआ है, जिसमें लिखा है इन इंडिया द सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज इन टू फोल्ड सिस्टम। वन कैटेगरीज वाज द जाति एंड अ ग्रुप ऑफ कम्युनिटी और a group or community of people with a specific professional occupation closely tied to their livelihood. The skills that defined a particular jati, for instance skill in agriculture, metallurgy, commerce
and or any craft was generally transmitted from generation to generation. Often a jati would get further subdivided into subjatis, each of which developed customs and traditions of its own, for instance concerning marriage, rituals or food habits. Along with the jati there is another category, that of varna, a concept that emerged from Vedic text. ठीक है, there were 4 varnas. Brahmin were engaged in preserving and spreading knowledge. In the performance of rituals, Kshatriyas were expected to defend the society and the land, and to engage in warfare if necessary. Vaishyas were supposed to increase the society's wealth through occupations of trade, businesses or agriculture. Finally, Shudras were the artisans, craftspeople और वर्कर और सर्वेंट्स. ठीक है, इसी के साथ ये एक्सप्लेनेशन आपने देखी, सेम ही बात लिखी गई है, इसको एक्सप्लेन करके हमने आंसर में देखा. पहले जाति सिस्टम की बात की गई है, कैसे काम करता है, फिर उसके बाद वर्ण सिस्टम की बात की गई है. क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं. इसमें भी एक असर्शन और एक रीज़न है. असर्शन स्टेटमेंट कहता है द हिमालयाज एक्ट एज अ नेचुरल क्लाइमेट बैरियर. रीज़न है दे प्रिवेंट कोल्ड विंड्स फ्रॉम द नॉर्थ फ्रॉम एंटरिंग इंडिया. तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा, दोनों चीज़ सही है. तो आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही कहलाता है, क्योंकि इंडिया के ऊपर नॉर्थ की तरफ हिमालयाज खड़े हैं. तो ये क्या है, ये एक क्लाइमेट बैरियर, नेचुरल क्लाइमेट बैरियर है. बिल्कुल सही बात है. अब इसको जो इसका रीज़न है वो है दे प्रिवेंट कोल्ड विंड्स. जो नॉर्थ से कोल्ड विंड्स आती हैं उससे हमें हमारे इंडिया में आने से रोकती है. तो ये नेचुरल क्लाइमेट बैरियर का काम करता है. तो दोनों ही सही होंगे, ए एंड बी बोथ आर ट्रू. ठीक है, आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. तो हमारी ये एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही होगी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो गया. एक्सप्लेनेशन देखते हैं. जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया ही है कि ये हिमालयाज ब्लॉक करते हैं कोल्ड विंड्स को, जो कि सेंट्रल एशिया से और नॉर्थ से आती है. ये हेल्पिंग करते हैं मेंटेन इंडियाज़ मॉडरेट क्लाइमेट. जो आज के टाइम पे इंडिया का क्लाइमेट है, इसको बनाए रखने में हिमालयाज बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. सेक्शन बी की तरफ आते हैं. वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं आपके सामने. मैच द फॉलोइंग. तो आपके सामने ऑप्शन ए पर कुछ नाम दिए गए हैं, आपको बताना है किससे रिलेट करते हैं. तो आर्किपेलगो होता है एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की बात की जाती है. जो समुद्र में ग्रुप ऑफ आइलैंड्स फैल जाते हैं उनको कहा जाता है आर्किपेलगो. मोट किसे कहा जाता है, अ डीप वाइड डिच. ठीक है, मोट की बात कर लेते हैं. अब जैसे आपको पता है कोई किला है, ये कोई किला है जिसका रास्ता ऐसे जा रहा है. अब इस किले के चारों तरफ ना पहले क्या होता था, खाई खुदवा दी जाती थी जिसमें पानी भर दिया जाता था, जिससे कि जो भी आक्रमण करे उसको आने में बहुत प्रॉब्लम हो. और यहाँ से एक पुल होता था. तो जो ये खाई होती थी ना जिसमें पानी भरा होता था, ये बेसिकली मोट कहलाता है, ए डीप वाइड डिच. ठीक है, ब्राह्मण्स किससे रिलेट करते हैं, स्प्रेडिंग नॉलेज. ब्राह्मण्स का काम क्या होता था, नॉलेज को स्प्रेड करना. और हमारा लक्षद्वीप क्या है, कोरल आइलैंड है. लक्षद्वीप क्या है, हमारा कोरल आइलैंड है. अब इन सब के बारे में देखते हैं कहाँ लिख रहा है. देखो लक्षद्वीप के बारे में ये लिखा, लक्षद्वीप इज एन आर्किपेलगो, अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लोकेटेड इन द अरेबियन सी क्लोज टू द मलाबार कोस्ट ऑफ केरला. तो देखिए जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि लक्षद्वीप आइलैंड्स के बारे में बताया गया है. ये क्या है, ये आर्किपेलगो का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि एक ग्रुप ऑफ आइलैंड जो कि समुद्र में दिखता है, हमें देखने को मिलता है, लोकेटेड इन अरेबियन सी, जो आपका ये नीचे से भारत है. इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो एरिया है जहाँ पर अरेबियन सी बोला जाता है इसको, तो ये जो आपका भारत है नीचे से, इसकी तरफ ये यहाँ पर अरेबियन सी बोला जाता है, और इधर बे ऑफ बंगाल. ठीक है, ये आपको बात पता है. तो इसी अरेबियन सी में सिचुएटेड है आर्किपेलगो लक्षद्वीप. ठीक है, ये एक आर्किपेलगो है, ग्रुप ऑफ आइलैंड है, जो कि अरेबियन सी में लोकेटेड है, क्लोज टू मलाबार कोस्ट ऑफ केरला. तो मलाबार कोस्ट ऑफ केरला के पास है. इट इज़ मेड अप ऑफ 36 आइलैंड्स मेड ऑफ कोरल. तो बेसिकली एक कोरल आइलैंड है जो कोरल से मिलके बना होता है. ठीक है, नॉट ऑल आइलैंड्स आर इनहेबिटेड बाय पीपल. इंडिया कंट्रोल्स अ वास्ट मरीन एरिया अलाउइंग फॉर फिशिंग, रिसोर्स एक्सप्लोरेशन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. तो इंडिया इस पर पूरा एक तरह से कह लो इंडिया का कंट्रोल है इन आइलैंड्स पर. ये हमारे इंडिया की टेरिटरी में आता है और इनके सभी आइलैंड्स पर लोग नहीं रहते. इसी के साथ देखो एनसीईआरटी में मोट के बारे में भी इधर एक आपको पेज मिलेगा, चैप्टर नंबर 4 पर पेज नंबर 70 पर आपको मोट की डेफिनेशन भी मिलेगी. अ डीप वाइड डिच सराउंडिंग अ फोर्ट और अ फोर्टिफाइड सिटी एंड फिल्ड विद वाटर. ठीक है, ये आपका मोट हो गया. फिर आपकी बात की गई है द मैप फिगर 4.3 शोज द महाजनपदाज कैपिटल्स मोस्ट. देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये स्क्रीनशॉट इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये मोट को डिफाइन कर रहा है यहाँ पर. इसी के साथ आगे बढ़ते हैं.
Along with the jati, there is another category that of varna, a concept that emerged from Vedic texts. There were 4 varnas. Brahmins were engaged in preserving, जैसे कि हमने ये पैराग्राफ पहले भी पढ़ चुके हैं, चैप्टर 4 का 76 पैरा हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें हमारे ब्राह्मण्स के बारे में बताया गया है कि ये क्या करते हैं, स्प्रेडिंग नॉलेज को स्प्रेड करते हैं। तो हमारे सामने ये आंसर, ज़रूरी नहीं है आपके पेपर में ब्राह्मण्स आए, क्या पता आपके पेपर में शूद्रास आ जाए, तो आप देखोगे कि ये वर्कर्स होते हैं, सर्वेंट होते हैं, क्राफ्ट्स पीपल होते हैं। वैश्यास आ जाएंगे तो आप देखोगे कि ये सोसाइटी की वेल्थ इंक्रीज़ करने में हेल्प करते हैं, कैसे, बिजनेस या फिर एग्रीकल्चर करके। तो इस तरह से आपको आंसर ढूंढना होता है, आपको इस तरह से पढ़ना होता है कि उसके आसपास से कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप कर पाओ। इसी के साथ जो आपका लक्षद्वीप आइलैंड है, इज़ एन आर्किपेलगो, ये हमने चैप्टर 1 पेज नंबर 21 का अपना हमारा पैरा था जिसको हमने ऊपर पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। नेम 2 रिवर्स नेम्ड आफ्टर गोडेस। तो गोडेस के नाम पर 2 रिवर्स का नाम कौन सा है? तो आपके पास आंसर है गंगा और यमुना। नेम्ड आफ्टर गोडेस गंगा, नेम्ड आफ्टर गोडेस यमुना। तो 2 देवियों के नाम पर इनका नाम रखा गया है, गंगा और यमुना। अब देख लेते हैं इसका जिक्र। इसी के साथ अगर 2 पूछा जाए तो 2 लिखना आप, अगर 3 पूछ लिया जाए तो, क्योंकि एनसीईआरटी में 3 गिवन है, तो थर्ड वन क्या है हमारी, कावेरी रिवर, नेम्ड आफ्टर द गोडेस कावेरी, आल्सो नोन एज कावेरी अम्मा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब एनसीईआरटी के चैप्टर 1 पे पेज नंबर 11 पर ये डिस्कस किया गया है, मोस्ट रिवर्स आर नेम्ड आफ्टर गोडेसेस, फॉर एग्जाम्पल गंगा, यमुना, कावेरी एक्सेट्रा। द नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र हाउएवर मीन्स द सन ऑफ ब्रह्मा, तो सन ऑफ ब्रह्मा की तरह यूज किया जाता है एज अ ब्रह्मपुत्र। दिस रिवर गेट्स बिगर ड्यूरिंग समर इंस्टेड ऑफ ड्राइंग अप, तो समर में सूखने की बजाय ये और ज़्यादा बड़ी हो जाती है। कैन यू गेस वाई? अब ये क्वेश्चन दिया गया है आपको, हो सकता है आपके पेपर में पूछ लिया जाए और एनसीईआरटी के नेक्स्ट पैरा में इसका आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। विच महाजनपद वाज सिचुएटेड इन सदर्न इंडिया, तो कौन सा महाजनपद था जो सदर्न इंडिया में सिचुएटेड था? आइए देख लेते हैं, पहले मैप पर देख लेते हैं। ये आपके महाजनपद हैं सारे। तो बिहार में ज़्यादातर बात की जाती है हमेशा से, ये आपका बिहार है जिसमें कौशल, वत्स, मथुरा, विराट, मत्स्य, इस तरह के जनपद थे। तो इनमें से एक अवंती था, ये रहा आपका अवंती जो मध्य प्रदेश के पास था। एक मगधा था, मगधा एरा जो आपके बिहार के पास था। तो ये महाजनपदाज की बात की गई है। तो साउथ में आपका अश्मिका एक ऐसा महाजनपदा था जो साउथ में सिचुएटेड था, तो आपका आंसर होगा अश्मिका। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी। अश्मिका वाज वन ऑफ द 16 महाजनपदाज एंड द ओनली वन लोकेटेड इन सदर्न इंडिया। तो 16 महाजनपदों में से एक लौता ऐसा था जो साउथ इंडिया में लोकेटेड था। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। राइट द नेम्स ऑफ सम रीजन्स डिक्लेयर्ड अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। तो कुछ ऐसे नाम लिखने हैं रीजन्स के जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किए जा चुके हैं यूनेस्को के द्वारा। तो यूनेस्को एक संस्था है यूएन की जो ये डिसाइड करती है कि कौन सी साइट, कौन सा रीजन आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट में काउंट किया जाएगा। तो ऐसे कुछ नाम जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है वो लिख लेते हैं। तो फर्स्ट वन है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, हिमाचल प्रदेश में अवेलेबल है। जैसलमेर फोर्ट, ये आपको पता ही है जैसलमेर में सिचुएटेड है। द वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। एंड सुंदरबन डेल्टास आपको वेस्ट बंगाल में बे ऑफ बंगाल के ऊपर बॉर्डर पर दिखेंगे। ये आपके सुंदरबन डेल्टास है, ठीक है। ये आपके सुंदरबन डेल्टास है, ठीक है। इसी के साथ देखिए, द ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क इन हिमाचल प्रदेश हैज़ अ वाइड डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा फोना। द पार्क हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। इसी के साथ चैप्टर 1 पेज नंबर 17 पर आपको देखने को मिलेगा, द पार्क हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। तो ये यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया जा चुका है। द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द पार्क इज बीइंग प्रिजर्व्ड बाय द गवर्नमेंट एज वेल एज द विलेज कम्युनिटीज दैट लिव इनसाइड द पार्क। तो जो पार्क है बेसिकली वो एक जंगल है, ठीक है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। अब ये हिमाचल प्रदेश में ये जंगल स्थित है और इसको एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया जा चुका है यूनेस्को के द्वारा, जिसकी बायोडाइवर्सिटी को, जिसके जीव और जीवित प्राणियों और जितने भी फ्लोरा फोना है, आपके पेड़ पौधे वनस्पति है, उनको जीवित लोगों के द्वारा, ठीक है। अब चलते हैं जैसलमेर फोर्ट की तरफ। ये भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आपको फोटो दिख रहा होगा, बहुत सी हॉलीवुड और बॉलीवुड की मूवीज़ की शूटिंग हुई है यहाँ पे। तो आपकी चैप्टर 1 पेज नंबर 13 पर ये इमेज गिवन है।
देख लेते हैं। इसके साथ वेस्टर्न घाट्स पर चलते हैं। द वेस्टर्न घाट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये भी जो आपके वेस्टर्न घाट्स हैं, मतलब कि आपका भारत ऐसे है तो आपके वेस्टर्न घाट्स कौन से होंगे, ईस्ट वेस्ट, ये आपके वेस्टर्न घाट्स हैं। तो ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में काउंट होते हैं। दे आर होम टू मैनी रिवर्स एंड हैव अ रिच बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वनस्पति और जानवर पाए जाते हैं। द नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स आर आल्सो नोन एज द सह्याद्री हिल्स। सह्याद्री हिल्स भी बोला जाता है, जो आपका नॉर्दर्न पार्ट है ना वेस्टर्न घाट्स का, इनको सह्याद्री हिल्स भी बोला जाता है। फिर डेल्टा देख लेते हैं। डेल्टा सिचुएटेड है कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में एंड द सुंदरबंस। तो द डेल्टा इन वेस्ट बंगाल एंड द सुंदरबंस आपके सामने ये हेडिंग डली हुई है एनसीईआरटी में, उसका ही स्क्रीनशॉट है। ये पेज नंबर 22 चैप्टर 1 में आपको देखने को मिलेगा। एज वी ट्रेवल बैक फ्रॉम द आइलैंड्स टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड ऑफ द हिमालयाज via the Bay of Bengal, we came to the Sundarbans. This is located in the delta of the Ganga, Brahmaputra, as you saw, and their tributaries. These delta has a unique combination of the rivers, sea and land. तो यहाँ पर एक अलग ही कॉम्बिनेशन बनता है। ऊपर से नदियाँ आती है, ये आपकी ब्रह्मपुत्र आती है, यहाँ से आपकी गंगा आती है, और ये यहाँ पर पहले से सैंड है लैंड फॉर्म में, तो उसके बाद ये समुद्र में मिलती है। तो एक अलग ही कॉम्बिनेशन बनता है तीनों का, रिवर का, सी का और लैंड का। अबाउट हाफ ऑफ इट इज़ लोकेटेड इन इंडिया एंड द रेस्ट इज़ इन बांग्लादेश। तो ये ऑलमोस्ट हाफ इंडिया में सिचुएटेड है और जो हाफ है वो आपके बांग्लादेश में आती है। ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो यूनेस्को हेरिटेज साइट। द सुंदरबंस आर होम टू मैनी स्पीसीज़। तो ये भी काफ़ी स्पीसीज़ का होम है, इंक्लूडिंग द रॉयल बंगाल टाइगर, और रॉयल बंगाल टाइगर भी आपको इन्हीं सुंदरबंस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, राइट द नेम्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़ लिविंग इन द पेनिनसुलर प्लेटो। तो पेनिनसुलर प्लेटो क्या है बेसिकली, पहले समझिए पेनिनसुलर का मतलब क्या है। पेनिनसुलर का मतलब है आपका जो भारत है, तो ये आपका इंडिया का पॉलिटिकल मैप, एक तरह से इसकी बाउंड्रीज है। तो इस बाउंड्री में आप एक चीज़ देखिए कि हमारे इधर क्या है, अरेबियन। आपको ये ध्यान रखना है, हमारे जो इधर का लैंड है और ये इधर से लैंड है, ये अरेबियन सी कहलाता है। ये बे ऑफ बंगाल, और ये आपका इंडियन ओशन है नीचे पूरा। ठीक है, यहाँ पर अगर इसको छोड़ दें श्रीलंका को, तो इंडियन ओशन बेसिकली। अब आप एक चीज़ देखो, आपने कभी नोटिस किया है कि इतना हिस्सा जो हमारा है ये पानी में ऊपर उभरा हुआ है। तो जो भी हिस्सा पानी से चारों तरफ से, तीन तरफ से घिरा हो, जो भी लैंड का टुकड़ा पानी में घिरा हो, ठीक है, और वो ऊपर उभर गया हो और दिख रहा हो हमें, इसको क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर बोलते हैं। ठीक है, इसी के साथ तीन तरफ से पानी से घिरे हिस्से को पेनिनसुलर बोलते हैं। अब इस एरिया में हमें बताने हैं नाम, किनके, ट्राइबल कम्युनिटीज़ के। ट्राइबल कम्युनिटीज़ के नाम बताने हैं। तो हमारे सामने कौन सी हैं, संथल, गोंड, बाएगा, भिल और कोरकू। अब इनका जिक्र कहाँ किया गया है, आइए देख लेते हैं। दिस प्लेटो इज़ रिच इन मिनरल्स, फॉरेस्ट। तो इस प्लेटो में हमारे पास मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं, फॉरेस्ट पूरे होते हैं हमारे पास, फर्टाइल लैंड, पूरा अच्छे तरीके से फर्टाइल लैंड होता है अवेलेबल, मेकिंग इट वाइटल फॉर इंडियाज़ इकोनॉमी। और इंडियन इकोनॉमी के लिए ये वाइटल रोल प्ले करता है। अब इसी में आगे चलते रहेंगे आप। It tilts a little to the east, so a few of the rivers in this region flow towards the Bay of Bengal. East flowing rivers like the Godavari, Krishna, Mahanadi originates here, providing water for farming, industries and hydrochloric power. There are west flowing rivers, Narmada, Tapti too, which drain into the Arabian Sea. तो कुछ रिवर्स के बारे में बात की गई है कि ये बे ऑफ बंगाल की तरफ, फ्यू ऑफ द रिवर्स रीजन फ्लो टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल, बिकॉज ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, क्योंकि इस तरफ को हमारा जो ये पूरा लैंड है झुका हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स की, जैसे नर्मदा और ताप्ती है, विच रेन इनटू अरेबियन सी में जा गिरती है, नर्मदा और ताप्ती जो कि अरेबियन सी में जा गिरती है। उसी के साथ डेंस फॉरेस्ट ऑन द प्लेटो आर होम टू ट्राइबल कम्युनिटीज़ इंक्लूडिंग द, यहाँ पर नाम लिखा गया है कि किन ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए ये जो जंगल है, ये जो एरिया है, वो एक घर है। संथल, गोंड, बैगा, भील, कोरकू। तो ये आपके आंसर हो गया। तो यहाँ पर एनसीईआरटी में चैप्टर 1 पेज नंबर 17 पर ये जिक्र किया गया है। इसी के साथ दीज ट्राइब्स हैव डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, ट्रेडिशंस अलग अलग हैं, और वे ऑफ लाइफ क्लोजली कनेक्टेड टू नेचर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। व्हाट मेजर शिफ्ट इन टेक्नोलॉजी डू वी नोटिस इन द सेकंड अर्बनाइजेशन। तो सेकंड अर्बनाइजेशन में हमने कौन सी टेक्नोलॉजी शिफ्ट, मेजर टेक्नोलॉजी शिफ्ट हमने महसूस की है, नोटिस की है। तो आंसर है आपका द यूज़ ऑफ आयरन टूल्स,
वेपन्स बिकम वाइड स्प्रेड, तो जो आयरन के टूल्स थे, आयरन से बने हुए इक्विपमेंट्स थे, उनका बेहतर यूज़ होने लगा और वेपन्स अपने आप में अपग्रेड होने लगे। दूसरा, आयरन प्लवशेयर्स इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर्स, तो आयरन से बने जितने भी इक्विपमेंट होते थे वो एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने लगे, लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ टाउन्स। और टाउन्स जो छोटे छोटे शहर हुआ करते थे, छोटे छोटे कस्बे हुआ करते थे, उनकी ग्रोथ होने लगी एंड बिकम सिटीज़, और सिटीज़ की भी ग्रोथ होने लगी और वो सिटीज़ बनने लगे, टाउन सिटीज़ बनने लगे, सिटीज़ की भी ग्रोथ होने लगी। और थर्ड आपका होगा इम्प्रूव्ड मेथड्स ऑफ इरीगेशन, इरीगेशन के और प्रोडक्शन के मेथड इम्प्रूव होने लगे। अब इसका जिक्र कहाँ किया गया है? चैप्टर 4 पेज नंबर 73 की बात कर लेते हैं। इसमें पूरा एक्सप्लेन करके दिया गया है आपको, अर्बनाइजेशन डज नॉट हैपन विदाउट टेक्नोलॉजीज, लेट अस रिमेंबर दैट हड़प्पा सिविलाइजेशन मास्टर्ड कॉपर एंड ब्रोंज मेटलर्जी। तो जो आपकी हड़प्पा सिविलाइजेशन थी उसने अपने आप को माहिर बना लिया था किसमें? ब्रोंज और कॉपर को किसी भी तरह से यूज़ करने के लिए। नाउ इन दिस सेकंड अर्बनाइजेशन अ मेजर शिफ्ट इन टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्ड आयरन मेटलर्जी। तो सेकंड अर्बनाइजेशन में क्या हुआ? आयरन मेटलर्जी देखी गई, आयरन के साथ हमने इक्विपमेंट बनाने स्टार्ट किए। अब आप ये इससे क्या पता चलता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में आयरन का जिक्र नहीं हुआ था, ठीक है। द टेक्निक ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एंड शेपिंग आयरन वर एक्चुअली परफेक्टेड फ्रॉम द अर्ली सेकंड मिलेनियम BCE। तो अर्ली सेकंड मिलेनियम BCE से पता चलता है हमें कि टेक्नोलॉजी को शेप देना स्टार्ट कर दिया गया था आयरन को। बट इट टुक अ फ्यू सेंचुरीज फॉर आयरन टू बिकम अ पार्ट ऑफ डेली लाइफ, और डेली लाइफ के लिए इसको यूज़ करा जाए इसमें थोड़ा समय लगा। बाय द लेट सेकंड मिलेनियम BCE आयरन टूल्स हैड बिकम वाइड स्प्रेड, फैसिलिटेटिंग एग्रीकल्चर ऑन अ बिगर स्केल। तो ये एक बिगर स्केल पर कब आया? सेकंड मिलेनियम में, लेकिन लेट सेकंड मिलेनियम BCE में, ठीक है। आयरन आल्सो मेड बेटर वेपन्स देन ब्रोंज, आयरन से बेटर वेपन्स बन पाए जो कि हल्के होते थे ब्रोंज से। शार्पर स्वॉर्ड्स होती थी, मतलब कि बहुत ज़्यादा पैनी, ब्रोंज से बहुत ज़्यादा पैनी तलवारें बन सकती थी। स्पीयर्स, एरोज, शील्ड्स एक्सेट्रा। एज इट हैपन्स देयर इज़ सम एविडेंस ऑफ वॉरफेयर बिटवीन नेबरिंग महाजनपदास, हाउ फ्रीक्वेंट और हाउ इंटेंस इट वॉज ऑफ कोर्स is impossible to tell such military campaigns, but occasionally alliances too gave rise to new kingdoms and empires which we will turn to later in our journey। तो बेसिकली ये बात की गई है कि हमने इस बात का सबूत देखे हैं कि काफ़ी बड़े बड़े युद्ध हुए हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमने आयरन को अच्छे से यूज़ कर पाए हैं हम, और वेपन्स बहुत ख़तरनाक वेपन बना पाए हैं जिसकी वजह से महाजनपदास के बीच में भी आने वाले समय में हमने बहुत बड़े बड़े युद्ध देखे हैं, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। तो आपको जैसे कि मैंने बताया ये हमारा इंडिया है। अब वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कौन से हैं? ये हमारे पास वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, और ये हमारे पास वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, और ये हमारे पास ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ठीक है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन वो होता है जो बेसिकली वो लैंड जो समुद्र से जुड़ा होता है। तो अब आप देखो इसका डिफरेंस हम एक टेबल के तौर पर देख लेते हैं, फीचर्स देख लेते हैं। फीचर में क्या देखेंगे हम? लोकेशन का डिफरेंस देखेंगे, विड्थ का डिफरेंस देखेंगे, रिवर्स कौन सी आती हैं वहाँ पर इसका डिफरेंस देखेंगे, और नोटेबल फीचर्स जो भी नोटिस किया जा सकती हैं चीज़ें उनका डिफरेंस देखेंगे। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन हो गया आपका एक तरफ आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन हो गया। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में डिफरेंस देखते हैं बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी। ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहाँ पर स्थित है? देखो यहाँ पर हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है, और इधर अरेबियन सी है। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहाँ स्थित है? अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट्स के बीच में। तो बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी। तो इनकी लोकेशन क्या हो गई? ये हो गई। और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की लोकेशन क्या हो गई? बिटवीन ईस्टर्न घाट्स। तो यहाँ पर जो आपके ईस्टर्न घाट्स हैं और बे ऑफ बंगाल के बीच में स्थित है। तो ये क्या हो गया? बे ऑफ बंगाल। इसके बीच में क्या स्थित है? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो आपकी ये लोकेशन हो गई ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की। आइए विड्थ की बात कर लेते हैं। ये नैरो है 50 to 80 किलोमीटर, लेकिन ये वाइडर है अप टू 120 किलोमीटर। तो इस तरफ जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये काफ़ी नैरो है, 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक ही इनकी दूरी है, और ये इस तरह से लंबाई है, इनकी लंबाई ज़्यादा होगी, विड्थ देख रहे हैं हम। तो 50 to 80 विड्थ है, ये 120 तक जा सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी चौड़े हैं यहाँ पर जो है। इसी के साथ रिवर्स की बात कर लेते हैं। शॉर्ट स्विफ्ट रिवर्स,
वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की तरफ क्या है, शॉर्ट रिवर्स हैं और स्विफ्ट रिवर्स हैं। वहीं अगर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करें तो लार्ज रिवर है और जो कि स्लो रिवर्स हैं, फॉर्म डेल्टाज, और ये डेल्टाज बनाते हैं। डेल्टाज बेसिकली एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर पानी समुद्र में जाकर गिरता है और ये एक ऐसे सैंड में लाइंस क्रिएट करता है जहाँ पर जाना बहुत मुश्किल होता है। ये एक मिक्सचर क्रिएट होता है ओशन का, मतलब लैंड और रिवर और ओशन का, तीनों का मिक्सचर बनके जो पानी जाता है ऐसे, उसको हम डेल्टास बोलते हैं। इसी के साथ नोटेबल फीचर्स क्या है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के, नेचुरल हार्बर बैकवाटर, और यहाँ पर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का क्या है, डेल्टास बनते हैं। गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी, ये सब क्या बनाते हैं, डेल्टास बनाते हैं। लेकिन इधर अब देख लेते हैं नेचुरल हार्बर्स और बैकवाटर्स क्या है। तो नेचुरल हार्बर्स बनाता है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पर, क्या बनते हैं, नेचुरल हार्बर्स। ये क्या होते हैं, अब नेचुरल हार्बर होते हैं जो भी लैंड है, मान लीजिए ये लैंड है, ये आपका लैंड है यहाँ पर, तो यहाँ पर बड़े बड़े शिप आकर खड़े हो सकते हैं, तो ये हार्बर बनता है, मतलब वो एरिया जहाँ पर शिप्स खड़े हो सकते हैं। अब शिप कहाँ पर खड़े होते हैं, जहाँ पर पानी गहरा हो, तो ये लैंड के बिल्कुल जस्ट बराबर में देखा जाता है कि सैंड होती है, दूर तक लैंड फॉर्म होता है और पानी, मतलब ये आपका अगर लैंड यहाँ तक है तो इस तरह से होता है पानी, तो यहाँ पर शिप नहीं खड़ा हो सकता है, फंस जाएगा। लेकिन यहाँ पर हार्बर का मतलब है एक ऐसा स्टैंड जहाँ पर पानी बिल्कुल गहराई तक है, लैंड के बाद पानी गहराई पर है और ये आपके शिप्स खड़े हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर देखा जा सकता है कि एक शिप स्टेशन बन सकता है। और बैकवाटर होता है जहाँ पर करंट्स नहीं पहुँचती, मतलब जो बड़ी बड़ी लहरें हैं समुद्र की वो नहीं पहुँचती यहाँ पर, तो ये नेचुरल हार्बर और बैकवाटर बनाता है। और वहीं वेस्ट ईस्टर्न कोस्टल प्लेन डेल्टास फॉर्म करते हैं। तो ये आपके एनसीईआरटी में देखो दिया भी गया है, ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में डेल्टास दिखाए गए हैं, देखो ये आपके डेल्टास बन रहे हैं, ठीक है। ये आपका बांग्लादेश है और ये इंडिया में भी बनता है, ये आपका बांग्लादेश, और ये आपके इंडिया में बनता है, 50% डेल्टा बांग्लादेश में बनता है। वहीं सैटेलाइट व्यू ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसी के साथ आप देखो कि ऊपर वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया बताया गया है कि द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया स्ट्रेचेज फ्रॉम गुजरात टू केरल। तो गुजरात से लेके यहाँ पर गुजरात से लेके ये केरल तक पूरे आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है। इसके बाद पासिंग थ्रू महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, मोस्ट रिवर्स हेयर ओरिजिनेटेड इन द वेस्टर्न घाट्स फ्लो स्विफ्टली, ये स्विफ्टली फ्लो करती हैं एंड फॉर्म एस्चुरीज। द कोस्ट लाइन इज शेप्ड बाय एलुवियल डिपॉजिट्स फ्रॉम शॉर्ट रिवर्स एंड फीचर्स कोव्स, क्रीक्स एंड एस्चुरीज विद द नर्मदा एंड ताप्ती एस्चुरीज बीइंग द लार्जेस्ट। तो ये देखो आपके सामने, ये आपको दे दिया गया है कि वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया का एनसीईआरटी में जिक्र किया गया है यहाँ पर, ठीक है। और ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया का जिक्र किया गया है यहाँ पर, चैप्टर 1 पेज नंबर 19 और 20। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन द वर्ण सिस्टम। तो आपको पता है हमने वर्ण सिस्टम के ऊपर पहले भी पैराग्राफ देखे हुए हैं 76 पेज पर, चैप्टर नंबर 4 पर। द वर्ण सिस्टम वाज एन एंशिएंट सोशल डिवीजन इन इंडिया। तो यहाँ से आपका शॉर्ट नोट स्टार्ट होता है। तो द वर्ण सिस्टम वाज एन एंशिएंट सोशल डिवीजन इन इंडिया क्लासिफाइड इनटू 4 मेन ग्रुप्स। Originally based on profession, it later became hereditary, meaning people were born into their varn. This system dictated occupation, social status and marriage alliances, deeply influencing Indian society's structure. ठीक है, along with the जाति there is another category that of varn system. तो देखो ये एनसीईआरटी में गिवन है, तो ये पैरा एनसीईआरटी में गिवन है, आप इसको पूरा भी लिख सकते हो, लेकिन हमने शॉर्ट नोट लिखना था तो अपना आंसर ऊपर लिख दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। 19 पूछता है कैटेगराइज द हिमालयाज इनटू देयर मेन रेंजेस, एक्सप्लेन देम इन ब्रीफ। तो जो मेन रेंजेस हैं उसको डिवाइड करके आपको एक्सप्लेन करना है। चैप्टर 1 पेज नंबर 6 पर इसका जिक्र किया गया है। द हिमालयाज आर ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू 3 मेन रेंजेस। तो 3 मेन रेंजेस कौन सी है, द हिमाद्री, द ग्रेट हिमालयाज, द हिमाचल, द लोअर हिमालयाज और द शिवालिक, जो कि हिल्स हैं, द आउटर हिमालयाज, ठीक है। अब इनके बारे में देख लेते हैं। तो जो हिमाद्री है, ग्रेट हिमालयाज है, आर द हाईएस्ट एंड मोस्ट रग्ड पार्ट ऑफ द रेंज, होम टू टॉवरिंग पीक्स लाइक माउंट एवरेस्ट एंड कंचनजंगा। दिस रीजन रिमेन्स स्नो कवर्ड थ्रू आउट द ईयर। देखो यहाँ पर हमेशा पूरे साल स्नो बनी रहती है। ये रग्ड पार्ट ऑफ द रेंज है, मोस्ट रग्ड पार्ट, मतलब कि मोस्ट ऊबड़, सबसे ज़्यादा यहाँ पर ऊबड़ खावड़ पहाड़ देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और यहीं पर सिचुएटेड है दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों में से कुछ,
जो कि माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा है। दिस रीजन रिमेन्स स्नो कवर्ड थ्रू आउट द ईयर। लाइफ हियर इज़ टफ, लाइफ यहाँ पर बहुत टफ है, जीना यहाँ पर ज़िंदगी बहुत टफ है। एंड देर आर नॉट मैनी ह्यूमन सेटलमेंट्स, तो यहाँ पर काफ़ी लोग भी बसे हुए नहीं हैं। हिमाचल की बात कर लेते हैं, जो कि द लोअर हिमालयाज़ भी कहे जाते हैं। लाइज साउथ ऑफ द ग्रेट हिमालयाज़, तो ग्रेटर हिमालयाज़ के साउथ में सिचुएटेड है। एंड हैव मोर मॉडरेट क्लाइमेट अलाउइंग रिच बायोडाइवर्सिटी, तो यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट है, तो यहाँ पर ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी आ पाती है, ह्यूमन का रहना सहना हो पाता है। पॉपुलर हिल स्टेशन यहाँ पर अवेलेबल है, जैसे कि नैनीताल उत्तराखंड में, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में, शिमला हिमाचल प्रदेश में, मसूरी उत्तराखंड में। ये सभी रीजन्स यहीं पर हिमाचल में, मतलब इस एरिया में सिचुएटेड है, द लोअर हिमालयाज़ में। और द शिवालिक की बात कर ले हिल्स की, जो कि फॉर्म द आउटर मोस्ट एंड लोएस्ट रेंजेस, तो जो लोएस्ट रेंज है उसी को शिवालिक कहा गया है। इसमें आप कंसिस्टिंग ऑफ रोलिंग हिल्स मिलते हैं एंड डेंस फॉरेस्ट मिलता है आपको। दीज फुट हिल्स आर रिच इन वाइल्ड लाइफ, यहाँ पर मॉडरेट से भी और ज़्यादा अच्छा एनवायरनमेंट और क्लाइमेट है, इसी वजह से यहाँ पर और ज़्यादा वाइल्ड लाइफ मिलती है। सर्विंग एज द ट्रांजिशन जोन बिटवीन द हिमालयाज एंड द गंगेटिक प्लेन्स, तो गंगेटिक प्लेन्स जो इंडिया का प्लेन एरिया है और हिमालयाज़ है उसके बीच का एरिया आता है इसमें, तो वहाँ पर जो जितने भी छोटे पहाड़ हैं, फुट हिल्स हैं, वो वाइल्ड लाइफ से रिच है। और ये इस हिमालयाज़ और गंगेटिक प्लेन के बीच का एरिया है, बीच का जोन है, ठीक है, जोन बिटवीन द हिमालयाज़ एंड द गंगेटिक प्लेन, आल्सो कॉल्ड द नॉर्दर्न प्लेन, जो गंगेटिक प्लेन को नॉर्दर्न प्लेन भी बोलते हैं हम, ठीक है। इस तरह से हमने ब्रीफली एक्सप्लेन किया क्वेश्चन 19 को, और इसका जिक्र किया गया है चैप्टर 1 पेज नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते थे। क्वेश्चन नंबर 20 पूछता है व्हाई डिड द वुमेन नीड टू ट्रैवल, तो वुमेन को ट्रैवल क्यों करना पड़ता है। ऑप्शन आंसर है आपके पास, टू फेच वाटर फॉर देयर फैमिलीज बिकॉज वाटर इज स्केयर्स इन द थार डेजर्ट, तो थार डेजर्ट में पानी बहुत दूर मिलता है और बहुत कम अवेलेबल होता है, इसलिए पानी को लाने के लिए महिलाओं को दूर तक सफ़र तय करना होता है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। 20th का सेकंड क्वेश्चन है आपका, वेयर इज़ द थार डेजर्ट, तो इन राजस्थान इंडिया, थार डेजर्ट सिचुएटेड इन राजस्थान इंडिया। सी ऑप्शन पूछता है व्हाट आर द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ क्लीनिंग यूटेंसिल्स, तो ट्रेडिशनल मेथड क्या है यूटेंसिल्स को क्लीन करने के, राजस्थान की बात की जा रही है, राजस्थान में भी पर्टिकुलर थार डेजर्ट में, तो थार डेजर्ट में पानी की बहुत कमी है, इसलिए ट्रेडिशनली वुमेन क्लीन करती है यूटेंसिल को बाय स्कोरिंग दैम विद द सैंड, तो मिट्टी मतलब जो आपका रेत है उसी से बर्तनों को साफ़ किया जाता है और उसके बाद थोड़ा सा पानी उस पर डाला जाता है। देन यूज़ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर फॉर रिंसिंग, ऊपर से धोने के लिए थोड़ा ही पानी डाला जाता है। द रेंस वाटर इज रीयूज्ड, तो जो थोड़ा पानी भी डाला गया था धोने के लिए वो रीयूज्ड किया जाता है फॉर प्लांट्स और अदर पर्पसेस, ठीक है, प्लांट्स में डालने के लिए और अदर यूज़ के लिए उसको भी रख लिया जाता है, इतनी पानी की कमी है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द किंग ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड, तो किंग की ड्यूटी क्या थी वैदिक पीरियड के टाइम पर, ठीक है, वैदिक जो पीरियड था उस टाइम पर किंग की ड्यूटी क्या थी, द किंग जिसको राजा भी बोलते हैं वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग टैक्सेस, ये एनसीईआरटी में गिवन है, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, बिल्डिंग फोर्टिफिकेशंस एंड मेंटेनिंग एन आर्मी टू प्रोटेक्ट द स्टेट और कंडक्ट वॉर्स, तो जितना भी लोग रहते थे उनकी रक्षा करना, उनसे टैक्स वसूलना, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना, फोर्टिफिकेशंस को बनाना और आर्मी को बनाए रखना, इस सब की जिम्मेदारी किंग की होती थी। और समय आने पर युद्ध में भी सबसे आगे खड़ा होना ये किंग की जिम्मेदारी होती थी, राजा की जिम्मेदारी होती थी। 21 का बी ऑप्शन पूछता है तो हाउ वाज द पोजीशन ऑफ राजा, तो राजा की जो पोजीशन थी वो कैसी थी, अ पोजीशन वाज हेरिडेटरी, यूजुअली द सन सक्सीडेड द फादर एज किंग, तो ये पोजीशन एक ऐसी पोजीशन थी जो कि हेरिडेटरी थी, मतलब कि पिता अगर राजा थे तो उसका पुत्र ही राजा बनेगा। द सन सक्सीडेड द फादर एज किंग, तो फादर के बाद जो उसका पुत्र होगा वही राजा बनेगा। 21 का सी पार्ट पूछता है विच वर द मोस्ट पावरफुल स्टेट्स, उस टाइम पर सबसे पावरफुल स्टेट्स कौन से थे, मगधा, कसोल एंड अवंती, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इसी के साथ हमने अपना कंप्लीट पेपर सोल्व कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपको पेपर में इससे हेल्प मिलेगी। जब हम एक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और उसके आसपास की सारी नॉलेज गेन कर लेते हैं, ग्रैब कर लेते हैं, तो हमें उसके आसपास से आने वाले सारे क्वेश्चंस भी सोल्व होने लगते हैं। पेपर में आपको ये हेल्प करेगा, 100% आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आपके नंबर बेहतर आ पाएंगे, आप एग्ज़ाम हॉल में बेटर परफॉर्म कर पाओगे। और क्वेश्चन पेपर को मज़े में सोल्व किया करो, थोड़ा कोशिश किया करो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस भी बनता रहे और आपका रिवीजन और कॉन्सेप्ट्स ऐसे क्लियर हो जैसे आप आप क्लास में ही पढ़ रहे हो। तो ये था क्लास 7th का सोशल साइंस का पेपर। आई होप
आपको अच्छा लगा, जो आप बाकी दोस्तों में अपने शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जैसे मैंने कहा कि अगर इस तरह से पढ़ना सही लगा है तो क्वेश्चन के बाद पीडीएफ को सोल्व करेंगे हम, और आपको ये पूरी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। साथ ही साथ हम इसी तरह से अपना पूरा सिलेबस भी पूरा करेंगे, हाफ ईयरली का आने वाले टाइम से स्टार्ट करेंगे। कमेंट्स में मुझे बताना क्या ये तरीका बिल्कुल सही लगा आपको, और अगर लगा है तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं आपसे आपके ही क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हैं, तब तक के लिए बाय।